नमस्कार। मैं कीर्ति पांडे भावराव देवव्रत सरस्वती विद्या मंदिर से आज मैं आपको कक्षा 12 के इतिहास विषय के पाठ 1 ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता, इसके छठे भाग को बताने जा रही हूं। और आज हम सबसे पहले जानेंगे प्राचीन सत्ता के बारे में, वहाँ जो सत्ता थी उसके बारे में। हड़प्पा सभ्यता में जटिल फैसले लेने और उन्हें क्रियान्वयन करने के संकेत मिलते हैं, क्योंकि हड़प्पाई वस्तुओं में एक रूपता देखने को मिलती है, सिमिलरिटी देखने को मिलती है कि सभी जगह समान रूप से जो ईंटें जिनका निर्माण एक स्थान पर नहीं होता था, लेकिन फिर भी जम्मू में चले जाएं चाहे हम गुजरात चले जाएं, सभी जो ईंटें थी वे समान अनुपात में मिली हैं। तो इसी वजह से इसके अलावा हमने पाठ में यह भी देखा कि अलग अलग कारणों से बस्तियां आवश्यकता के अनुसार बसाई गई। कहीं पर शिल्प कार्य होता था, कहीं पर वस्त्र उद्योग था और कहीं पर व्यापार होता था, कहीं ईंटें बनती थी। तो इस प्रकार अलग अलग कार्यों के लिए और अलग अलग बस्तियां बसाई गई थी। इसके अलावा ईंटें बनाने और दीवारों तथा मजबूत चबूतरों के निर्माण के लिए श्रम संगठित किया गया था। तो श्रम को संगठित करने के लिए एक मजबूत प्रशासन की जरूरत होती है। तो इसीलिए शायद पुरातत्वविद मानते हैं कि वहाँ सत्ता रही होगी। इस सभी क्रियाओं को कोई शासक ही संपन्न कर सकता था। इसीलिए पुरातत्व मानते हैं कि वहाँ पर प्राचीन सत्ता जो है एक मजबूत सत्ता रही होगी जिसने यह सभी कार्य किया होगा। फिर है राजप्रसाद तथा शासक। तो इसके बारे में पुरातत्वविद कोई निश्चित उत्तर देने में असमर्थ है कि वहाँ पर राजप्रसाद था, शासक था या नहीं। हमने जैसे कि जाना कि मोहनजोदड़ो में एक विशाल भवन मिला है जिसे पुरातत्वविदों ने प्रासाद का नाम दिया, लेकिन यहाँ कोई भव्य वस्तु नहीं मिली है। हमने जाना था कि दुर्ग और निचला शहर, बस्ती के दो भाग थे, दुर्ग और निचला शहर। तो उसमें हमने मोहनजोदड़ो में पढ़ा था, मोहनजोदड़ो में जो दुर्ग था उसमें एक विशाल भवन मिला है। तो उसको पुरातत्वविद मानते हैं कि ये शायद प्रासाद होगा जिसमें कि राजा रहता होगा, अपनी मंत्रणा करता होगा। और लेकिन उसमें कोई भव्य वस्तु नहीं मिली है, कोई ऐसी विशाल वस्तु जो कि संकेत करे कि यहाँ पर राजा रहता होगा। एक पत्थर की मूर्ति मिली है जो कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये मूर्ति मिली है जिसे पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है। पुरोहित राजा, जैसा कि आपने पिछले साल मेसोपोटामिया की सभ्यता में पढ़ा था, तो पुरोहित राजा जो पुरातत्वविद थे वो मेसोपोटामिया के इतिहास से पहले से परिचित थे, क्योंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता की खोज पहले हो गई थी। तो यही समानता उन्होंने यहाँ देखने की कोशिश की। तो ये जो मूर्ति है इसको इन्होंने पुरोहित राजा की संज्ञा दी कि यही शायद राजा की मूर्ति होगी। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि अनुष्ठानों का आयोजन कौन करता होगा। जैसा कि हमने पिछले भागों में एक में पढ़ा था कि वहाँ पर अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जाता था और दुर्ग में विशाल अनेक आकृतियां मिली हैं, तो उनमें आयोजित होते होंगे अनुष्ठान, लेकिन कौन आयोजित करता था इसके बारे में कोई प्रमाण वहां नहीं मिला है। कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि यहाँ कई राजा रहे होंगे, है ना। और जैसे कि मोहनजोदड़ो में एक राजा, है ना, हड़प्पा में एक अलग शासक और अन्य स्थान कालीबंगन में एक अलग राजा, है ना, लोथल में अलग राजा, नागेश्वर में अलग। तो कुछ पुरातत्वविद कहते हैं कि अलग अलग स्थानों में शायद अलग अलग राजा रहे होंगे। और दूसरे पुरातत्व कुछ तो ये ऐसे कहते हैं, लेकिन कुछ अन्य पुरातत्वविद कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं, वहाँ एक ही राजा होगा, एक ही राजा था, क्योंकि यहाँ अनेक समानताएं हैं।
और नियोजित बस्तियां हैं, यहाँ की ईंटों के आकार समान है और बस्तियों के कच्चे माल के जो स्रोत हैं उन वो निकट होने, यह दर्शाता है कि यहाँ पर एक ही शासक रहा होगा। तो इस प्रकार पुरातत्वविदों के अलग अलग मत हैं। अब हम पढ़ते हैं इस सभ्यता के अंत के बारे में। ऐसा माना जाता है कि पुरातत्वविद मानते हैं कि 1800 ईसा पूर्व में तक चोलिस्तान, जो कि वहाँ स्थान आपको बताया था मानचित्र में, चोलिस्तान जैसे स्थान के लोग हड़प्पा स्थलों को उन्होंने छोड़ दिया था और कुछ स्थानों के जो बाट थे, मनके थे, वहाँ की जो मोहरें थी, उनके आकार प्रकार में बदलाव आ गया था। इसी प्रकार लेखन, लंबी दूरी के का जो व्यापार था वह और शिल्प विशेषज्ञता भी वहाँ की समाप्त हो गई थी। जैसा कि वहाँ की ये कुशल वे कारीगर थे, बाटों का प्रयोग करते थे। हमने पिछले भागों में पढ़ा था मनके और मोहरे जो कि विचित्र थी और पुरातत्वविदों के सामने पहेली बना हुआ है कि वो किस प्रकार इतना अच्छे मोहरे और मनके बना देते थे, बाट बनाते थे, और ये जो विशेषज्ञता थी वो उनकी समाप्त हो गई थी। अब आवास निर्माण की तकनीक का भी ह्रास हो गया था और तथा बड़ी संरचनाओं का निर्माण बंद हो गया था। जैसा कि हमने दुर्ग में पढ़ा था, बड़ी बड़ी संरचनाएं थी, माल गोदाम था, विशाल स्नानागार थे और राजप्रसाद था। तो इस प्रकार मोहनजोदड़ो में पढ़ा था हमने। तो वो सभी जो है तकनीक थी वो खत्म हो गई थी। जहां हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, वहीं अब ग्रामीण सभ्यता विकसित हुई थी। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी और नियोजित नगरीय सभ्यता थी, और अब उसके बाद जो पुरातत्वविदों ने देखा कि उसके बाद ग्रामीण सभ्यता उनको देखने को मिलती है और इस सभ्यता को उत्तर हड़प्पा सभ्यता कहते हैं या फिर अनुवर्ती संस्कृतियां कहा गया। पुरातत्वविद जो हड़प्पा सभ्यता के बाद जो सभ्यता विकसित हुई उसे उत्तर हड़प्पा सभ्यता कहते हैं या फिर अनुवर्ती संस्कृतियां इसे कहते हैं। ये परिवर्तन कैसे हुए इसके बारे में भी पुरातत्वविद बताते हैं कि शायद जलवायु में परिवर्तन हो गया था। जलवायु बड़े पैमाने पर जो है बदल गई थी, इसलिए वे उस मौसम में रहने के अनुकूल नहीं था उनका शरीर, इसलिए या तो वे मर गए थे या फिर वे किसी दूसरे स्थान पर चले गए थे। इसी प्रकार वनों को उन्होंने बहुत ज़्यादा काट लिया था और वनों के बिना तो जीवन संभव नहीं है, तो इस वजह से भी सभ्यता का अंत हो गया। अत्यधिक बाढ़ आ गई होगी, शायद कुछ पुरातत्वविद कहते हैं कि जो सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियां थी उसमें बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई होगी, इसी वजह से यह सभ्यता खत्म हो गई होगी। अन्य मानते हैं कि नदियां शायद सूख गई होंगी, नदियों का पानी सूख गया होगा और जल तो जीवन है, तो इसीलिए यह सभ्यता खत्म हो गई थी। या फिर नदियों ने अपना मार्ग बदल लिया था, तो जहां नदियों ने अपना मार्ग बदल लिया वे लोग भी उसी स्थान पर चले गए होंगे। फिर भूमि का अत्यधिक उपयोग वे लोग करने लगे, तो भूमि का दोहन होने लगा, उपयोग होने लगा, इसलिए भी इस सभ्यता का अंत हो गया होगा। कुछ पुरातत्वविद कहते हैं कि सुदृढ़ एकीकृत जो राज्य था उसका भी वहां अंत हो गया होगा, इसलिए भी यह सभ्यता शायद खत्म हो गई होगी। जिस प्रकार इतने बड़े साम्राज्य को एक शासक ने एकीकृत करा था और वे एकीकृत जो संगठित शासन फिर नहीं रहा, तो इसीलिए भी इस सभ्यता का अंत हो गया होगा। कुछ मानते हैं कि शायद महामारी फैल गई होगी, इतनी ज़्यादा महामारी फैल गई होगी, पैंडेमिक की वजह से वहाँ सभ्यता का अंत हो गया होगा, वे सभी मर गए होंगे। ऐसे जो है ये 8 कारण पुरातत्वविद बताते हैं। और अब हम पढ़ते हैं 2 पुरातत्वविदों के बारे में, एक तो है R.E.M. व्हीलर और दूसरे हैं जॉर्ज डेल्स। इन दोनों के विपरीत विचार हैं और व्हीलर कहते हैं कि शायद इस सभ्यता का अंत जनसंहार की वजह से हुआ होगा।
जबकि जॉर्ज डेल्स कहते हैं कि नहीं, जनसंहार की वजह से इस सभ्यता का अंत नहीं हुआ होगा। तो इन दोनों ने अपने क्या विचार दिए, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। व्हीलर बताते हैं कि इन्होंने अपने जो विचार दिए 1947 में दिए, जो कि उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। और इन्होंने बताया कि ऋग्वेद के साक्ष्यों से अपने विचारों को जोड़ने का उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने कहा कि ऋग्वेद में पुर शब्द का प्रयोग हुआ है और यह प्राचीर, किला या गढ़ ही था। जो पुर था वो प्राचीर, किला या गढ़ था। आर्यों के युद्ध के देवता इंद्र को पुरंदर अर्थात गढ़ विध्वंसक कहा गया है। अधिक संभव यही है कि जानबूझकर या बड़े पैमाने पर इसे नष्ट किया गया होगा। पारिस्थितिक साक्ष्य बताते हैं कि इंद्र के द्वारा यह कार्य किया गया होगा। तो व्हीलर कहते हैं कि इस सभ्यता का अंत जनसंहार से हुआ। उनका कहना है कि जो ऋग्वेद में जो पुर शब्द है वो प्राचीर, किला या गढ़ ही है, और ये जो पुर है इसका जो विध्वंसक है, इसे खत्म करने वाला है, ये इंद्र है, पुरंदर है ना, गढ़ विध्वंसक जिसे कहा गया। और तो वे कहते हैं इस सभ्यता का अंत इंद्र ने किया। तो इस प्रकार बड़े पैमाने पर इस सभ्यता का जनसंहार द्वारा अंत हो गया, ऐसा व्हीलर मानते हैं। दूसरे जॉर्ज डेल्स ये कहते हैं कि नहीं, जनसंहार नहीं हुआ था, और उसके वे प्रमाण देते हैं, कारण बताते हैं कि क्यों जनसंहार नहीं हुआ था। 1960 में उन्होंने अपने विचार दिए। उन्होंने बताया कि छोटे संहार जो थे उसके संकेत मिलते हैं, लेकिन वे शवाधान थे, जो शवों को जहां दफनाया गया था वे हैं। और वे बताते हैं कि जो वो शव दफनाए तो उन्होंने जो है आराम से, ऐसे जैसे एक किसी शव को हम सीधे लिटाकर और नीचे दफन कर देते, वैसे ना करके और कई शव एक साथ उन्होंने दफन कर दिए। तो इस प्रकार वे कह रहे हैं शायद छोटे जनसंहार हुए होंगे, छोटे, और वे शवाधान थे, उनको शवों को दफनाया गया था, तो वे जनसंहार नहीं थे, वे ये कह रहे हैं। और वे कह रहे हैं कि अंतिम काल में विनाश का कोई स्तर नहीं मिलता है। जो जब सभ्यता की खोज तो कई लेवल तक पर होती है, तो वो जो सभ्यता का जो अंतिम लेवल है ना, अंतिम स्तर जो देखा उन्होंने खोज की, उसमें ऐसे विनाश के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। इसके साथ ही वे बताते हैं कि व्यापक अग्निकांड के भी चिन्ह नहीं मिले हैं। कोई शवों के जलने के चिन्ह नहीं है, कोई अनाज जला हुआ नहीं है, कोई कपड़े, कोई अन्य वस्तुएं जो है जली हुई वहां नहीं मिली है। इसी प्रकार वे बता रहे कि चारों ओर फैले हथियारों के बीच कवचधारी सैनिकों के शव भी नहीं मिले हैं। वे कहते हैं कि यदि जनसंहार हुआ होगा, बड़े पैमाने पर जनसंहार हुआ होगा, तो उन्होंने हथियार लिए होने चाहिए और कवचधारी सैनिक होने चाहिए, तो ऐसे कहीं भी प्रमाण नहीं मिले हैं। अस्त व्यस्त जो शव हैं वे दब गए होंगे जमीन के नीचे, ऐसे भी प्रमाण नहीं मिले हैं। इसीलिए वे कहते हैं कि जनसंहार वहां नहीं हुआ होगा, इस सभ्यता का अंत जनसंहार से नहीं हुआ था। और वे कह रहे हैं कि दुर्ग से अंतिम आत्मरक्षण के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो लास्ट में जब युद्ध होता है तो लास्ट में दुर्ग में गए होंगे, है ना, जो विरोधी पक्ष वाले दुश्मन, तो ऐसे कई संकेत भी मिले हैं कि आत्मरक्षा के लिए लास्ट में वे दुर्ग में गए हों। तो इस प्रकार वे कहते हैं कि शायद इस सभ्यता का अंत ये जो है जनसंहार से नहीं हुआ है। इसीलिए यदि तथ्यों को सावधानी पूर्वक देखा जाए तो पुरातत्वविद कहते हैं कि वापस से जब व्हीलर ने जो बातें कही, उनका ये जो जॉर्ज डेल ने वापस से जब परीक्षण किया, तब उन्होंने पाया कि जनसंहार नहीं हुआ। तो पुरातत्वविद कहते हैं कि अगर हम सावधानी पूर्वक वापस से निरीक्षण करें तो जो पहले की जो व्याख्याएं हैं
वो बिल्कुल उलट हो जाती हैं, बिल्कुल अपोजिट हो जाती हैं। तो इसीलिए जो पहले कही गई जो पुरातत्वविदों की बात है, उसको बाद वाले पुरातत्वविदों ने वापस से एक बार निरीक्षण करना चाहिए और ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना चाहिए, जिससे कि वो उसकी सत्यता साबित हो सके। तो बच्चों, आज का भाग समाप्त होता है, अगले भाग में फिर मिलेंगे। नमस्कार।